तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में अब आज के क्लास से रिएक्शन शुरू करने वाले हैं कि अल्कोहल की कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, फिनॉल के कौन कौन से मुख्य अभिक्रियाएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला केस मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल और बेस यानी कि नाभिक से नहीं और क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं। तो कब जो है ये OH का बॉन्ड टूटता है और कब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, ये सब चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसी तरह के रिएक्शंस को देखेंगे, पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा हो, उन सबको हम एक साथ देखेंगे। और दूसरा क्या करेंगे हम कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड टूट रहा है उन सभी रिएक्शन को हम एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर में हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं ऐसे रिएक्शंस की जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें शुरू करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं जिस चीज़ के बारे में, वो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हमें पढ़ना है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिटी के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके लिए टॉपिक लगा देता हूँ। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल कहने का मतलब कि अल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लीयता। तो जब अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीयता, तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हमारा अल्कोहल है और ये जो हमारा फिनॉल है, ये दोनों जो है अम्ल की तरह कार्य करते हैं, अम्ल की तरह इनका बिहेवियर होता है। ठीक है, एसिड की तरह। और जब ये बिहेवियर ये शो करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना तो स्वाभाविक है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो H+ देता है। तो ये H+ यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। तो अल्कोहल और फिनॉल ये अम्ल की तरह कार्य करते हैं, ये अपने अम्लीयता को दर्शाते हैं। किस तरह से, तो H+ को देके, प्रोटॉन को देके। प्रोटॉन देने वाला क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ये तो आप 10th क्लास से ही पढ़ रहे होंगे। तो चलिए अल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लीयता की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो है आप ये कैसे कह सकते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल जो है ये अम्ल की तरह कार्य करते हैं। तो देखिए, इसके लिए तो हमें देखना होगा कि अम्ल के जो भी परिभाषा हैं उन पर ये निर्भर करते हैं कि नहीं, यानी कि उसको फॉलो करते हैं कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहला अल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लीयता की जब हम बात कर रहे हैं तो आप लोग एक बात ज़रूर जानते होंगे कि जो मेटल होता है, ठीक है, या जो धातु होता है, या इसको छोड़ दीजिए, एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होता है ना, अम्ल का रिएक्शन जब धातु के साथ होता है तो क्या बनता है, याद कीजिए, सॉल्ट बनता है। ठीक है, और प्लस H2 गैस बनता है। 10वां क्लास में, 10th क्लास में आप लोग ये पूरा रटे होंगे एकदम कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अगर ये एसिड है अल्कोहल एवं फिनॉल, तो इसको भी धातु के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो है इसमें हम अल्कोहल एवं फिनॉल की अम्लीयता में सबसे पहले हम इसी को जो है रखते हैं, इसी बात को रखते हैं। चलिए इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। अब इसके अंदर जो है हम पहला नंबर देते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल जो है किसके साथ, धातुओं के साथ। धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल यदि अम्ल हैं तो धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको कि ये है आपका अल्कोहल। देखते हैं कैसे ये काम करता है, मेटल के साथ, धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो ये आपका अल्कोहल है, यहाँ पर अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 मोल लेते हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर अल्कोहल है 2 मोल आपका। चलिए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं। ठीक है, सोडियम जो कि एक धातु है,
ठीक है ना, ये भी हम 2 मोल लेते हैं। तो अल्कोहल का रिएक्शन हम किसी धातु सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो बताइए भाई क्या होगा कि मेटेलिक सॉल्ट बनेगा, धात्विक लवण बनेगा, धात्विक लवण का निर्माण हो जाएगा। तो धात्विक लवण का निर्माण कैसे होगा, तो RONA 2 मोल ये भी होगा, इसको हम कहते हैं सोडियम, क्या बोलेंगे भाई, सोडियम एल्कोक्साइड, इसको हम सोडियम एल्कोक्साइड बोलेंगे। सोडियम एल्कोक्साइड क्या है, तो ये एक लवण है, ये एक सॉल्ट है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम और ये क्या है आपका एल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये सोडियम एल्कोक्साइड एक लवण बन गया और इसके साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन दर्शाया जाता है भाई किसके द्वारा, अम्ल के द्वारा, अम्ल के द्वारा तो दर्शाया ही जाएगा, मतलब कि अल्कोहल के द्वारा। तो अल्कोहल यहाँ पर धातु के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का निर्माण कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अरे बोलो है कि नहीं ये अल्कोहल एसिडिक, अम्लीय है ना, बिल्कुल है, क्योंकि ये अम्लीय कैरेक्टर को दर्शा रहा है, धातु के साथ रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया आपको, ये तो हमने अल्कोहल में देख लिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये हुआ कैसे सर, तो हुआ ऐसे कि ये ROH जो है, ये ROH जो है अगर एसिड है तो H+ को डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, RO- और H+, इस तरह से हो जाएगा, RO- और H+ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपका Na, सोडियम है, तो सोडियम मेटल है, तो आप लोग जानते होंगे कि सोडियम जो है क्या करेगा, Na+ बनाता है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, ठीक है, Na+ बन गया एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और ये सोडियम जो है किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, Na+ O- के साथ जुड़ जाएगा, तो RONA और हाइड्रोजन गैस, इस तरह से ये मैकेनिज्म है इसका, मतलब सिंपल सा तरीका है, समझ लीजिए इसको। चलिए वैसे उसका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं आपके पास। चलिए दूसरे नंबर में हम देखते हैं, दूसरे नंबर की बात नहीं, इसी के अंदर हम देखते हैं फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल है ये आपका, फिनॉल देख लीजिए, ये क्या है, फिनॉल है। अब ये फिनॉल किस तरह से एसिडिक नेचर को शो करेगा, इस बात को भी हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है वो ये है आपका कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एक एग्जांपल इसी पर आधारित ले लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। ये टर्शियरी अल्कोहल है यानी कि तृतीयक अल्कोहल है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, तो इसका रिएक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, एल्यूमिनियम के साथ इसका हम रिएक्शन कराएंगे। तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर O है तो O- H+ यहाँ से निकलेगा, O- बचेगा यहाँ पर, तो O को हम अभी रहने देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, टर्शियरी एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। जैसे यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड होता था, तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये बन गया आपका। आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है कि सर यहाँ पर एल्यूमिनियम आप धातु क्यों ले रहे हैं, वहाँ पर तो सोडियम ले रहे थे। इसका कारण ये है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल जो है ये एसिड तो है लेकिन इसका एसिडिटी कम है, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर प्रबल धातु लेना पड़ रहा है। लेकिन ये 3 डिग्री अल्कोहल है जो एसिड भी है और एक अच्छा एसिड भी है, प्रबल अम्ल भी है। इसीलिए इसको इस रिएक्शन करने के लिए बहुत ही प्रबल धातु की आवश्यकता नहीं है। ये एल्यूमिनियम जो कि कम प्रबल है सोडियम से, उससे भी क्या कर लेगा, ये अभिक्रिया करके आसानी से अपना जो है ये नेचर दिखा देगा, अम्लीय कैरेक्टर जो है ये दर्शा देगा। चलिए एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, तो एक एग्जांपल आपका जो है इसी पर आधारित जो है हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप एटम सबको गिनेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपने क्या देखा कि धातुओं के साथ अभिक्रिया कर रहा है एल्कोहल, इसमें कोई शंका नहीं है। इसका मतलब एल्कोहल जो है ये अम्लीय प्रकृति को शो कर रहा है, क्योंकि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस भी बना रहा है। चलिए अब फिनॉल के केस में थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं कि किस तरह से होता है, ठीक है ना। चलिए फिनॉल की हम बात करेंगे तो ये रहा हमारा फिनॉल, ठीक है भैया, ये हमारा फिनॉल हो गया, बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है। चलिए ठीक है, इसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा लेते हैं। ये एसिड मान के चलिए, फिनॉल एसिड का काम कर रहा है और ये तो आपका मेटल है ही, धातु है ही। इसके साथ रिएक्शन होने वाला है फिनॉल का सोडियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब चीज़ सेम होता है, बस अंतर कहाँ है ये देखिएगा। ये OH है तो ये H+ को दे देगा, तो क्या हो जाएगा, बीच वाला मैं स्टेप आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर O- बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन हो जाएगा, ठीक है। फिर इस O- के पास Na+ आएगा इस तरह से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा आपको ONA, ठीक है, ONA। तो बेंजीन के साथ ONA लग गया, तो यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड कहते थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम फिनोक्साइड बोलेंगे। ये जो है एकदम ध्यान में रखिएगा, सोडियम फिनोक्साइड इसको हम बोलेंगे। ये चीज़ हो गया आपका। चलिए उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही। अब थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जो है बैलेंस करना पड़ जाएगा हम लोगों को। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। कार्बन के संख्या के अनुसार और एटम के अनुसार हम यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना रहा है जो सोडियम फिनोक्साइड है, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो बन ही रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद कि देखिए एल्कोहल क्या कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, फिनॉल भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब देखिए एक और चीज़ आप जानते होंगे कि एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्शन जब करता है, अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या होता है, तब सॉल्ट और प्लस वाटर बनता है। यहाँ जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं वहाँ पर बस क्या अंतर होता है कि H2O होता है, वाटर बनता है। तो एसिड अगर है एल्कोहल और फिनॉल, तो इसको तो बेस के साथ भी रिएक्शन करना चाहिए ना, कोई शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों एसिड है तो इसको बेस के साथ भी रिएक्शन करके, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके सॉल्ट और वाटर बना लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या ये कर पाता है ये काम कि नहीं कर पाता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्षार के साथ अल्कोहल और फिनॉल किस तरह से अभिक्रिया करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी कि अपनी अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। तो यहाँ से फटाफट हम काम करते जाएंगे। देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा फिनॉल है। इसका रिएक्शन हम करा देते हैं एक बेस के साथ NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, NaOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लियर है भाई। अब देखिए इसमें ये हमारा क्या है, एसिड है और ये हमारा क्या चीज़ है, बेस है। तो एसिड है तो एसिड H+ देकर क्या करेगा, इस तरह से H+ देगा तो यहाँ पर O- हो जाएगा, और ये जो है Na+ और OH- में तो टूटेगा ही, और ये H+ को दे दिया, H+ यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये जो है O- इस पर इसको ले लेगा और OH- इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका फिर इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ONA लग जाएगा और साथ में यहाँ पर H2O हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है जो कि एक सॉल्ट है, और यहाँ पर एक वाटर बन रहा है। तो जो फिनॉल है वो एसिड है, वो बेस के साथ भी रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना सकता है और वाटर जो है इसका निर्माण कर सकता है। तो इस तरह से हम देखें कि अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों के दोनों जो हैं ये एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। फिनॉल H+ दिया, निकल गया H+, तो O पे माइनस आ गया, NaOH टूट गया Na+ में OH- में। अब ये O- इस Na के साथ चला जाएगा और H+ इस OH के साथ चला जाएगा, तो ONA हो जाएगा और H2O हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में, अम्ल क्षारक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो अम्ल है वो H+ देता है, H+ देता है, दे रहा है H+, देख रहे हैं आप, ये अम्ल है H+ दे रहा है। और जो क्षारक होता है ना, जो क्षारक होता है वो H+
लेता है। ये कोई नई बात नहीं है, 10th क्लास में भी आप लोग इसको पढ़ते जानते होंगे। क्षारक जो है वो H+ को लेता है और अम्ल जो है वो H+ को देता है। एक ये कॉन्सेप्ट है। क्षारक कैसे लेता है H+ को, तो देखिए मान के चलिए कि ये कोई क्षारक है और एसिड से H+ आया, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन माइनस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन देके इस H+ को पकड़ लेगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा, इस तरह से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है एसिड बेस का, कि इसको बोलते हैं हम लोग लेविस एसिड। क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। लेविस एसिड वो होता है, लेविस अम्ल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। और लेविस बेस क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाला लेविस बेस कहलाता है और लेने वाला एसिड कहलाता है, लेविस एसिड कहलाता है। एक ये कॉन्सेप्ट आपको जो है ध्यान में रख लेना है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट और होता है एसिड बेस का, ठीक है। वो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस बात को आप थोड़ा सा जो है यहाँ से समझ लीजिए। वो होता है ब्रोंस्टेड, ठीक है, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर है। या ब्रोंस्टेड के साथ हम यहाँ पर लौड़ी लगा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ब्रोंस्टेड लौड़ी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड लौड़ी कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या दी गई, ये बात देखिए। तो इसमें कहा गया कि ये देखिए, ये क्षार है, क्षारक है, B- कोई क्षारक है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई हम एल्कोहल ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया, एक एल्कोहल लिया, तो ये एल्कोहल एसिड की तरह कार्य करता है, आपको पता ही है। और ये हमारा बेस है, यहाँ पर हमने इसको क्षारक मान के रखा है। तो ये क्षारक है और ये एसिड है, तो ये H+ देगा और ये H+ को लेगा। तो ये H+ को क्या कर रहा है, ले रहा है। एसिड H+ को दे रहा है और बेस जो है H+ को क्या कर रहा है, ले रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए BH हो जाएगा प्लस यहाँ पर RO- हो जाएगा। H+ यहाँ से निकल गया तो ये RO- हो गया। अब देखिए ये जो बेस है, इस बेस से क्या बना, ये बना, और इस एसिड से H+ देने के बाद क्या बना, ये बना। तो इस बेस से ये जो चीज़ बना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंजुगेट। कंजुगेट क्या चीज़, एसिड। कंजुगेट एसिड मतलब क्या होगा, संयुग्मी अम्ल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस इसको हम लोग बोलेंगे, यानी कि संयुग्मी क्षारक इसको हम लोग बोलेंगे, संयुग्मी क्षारक इसको बोलेंगे। ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए कि जो बेस है, जो क्षारक है, वो H+ को लेने के बाद संयुग्मी अम्ल बनाता है, और जो अम्ल है, एसिड है, वो H+ को देने के बाद, संयुग्मी क्षारक बनाता है। यानी अम्ल से संयुग्मी क्षारक बनेगा और क्षारक से संयुग्मी अम्ल बनेगा। तो यहाँ पर जोड़ा है, जोड़ा पेयर है, ठीक है, मतलब अकेला नहीं है। ये जो क्षारक है ये अकेला नहीं है, क्षारक है और उसके साथ कंजुगेट एसिड है, अम्ल है और उसके साथ कंजुगेट बेस है ना। तो ये जोड़ा में लौरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड और बेस जो होते हैं वो संयुग्मी होते हैं, मतलब कंजुगेट होते हैं, वो अकेला नहीं होता है, ठीक है। अगर बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड भी होगा, और यदि एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस भी होगा। चलिए अब एग्जांपल से आपको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। चलिए मान के चलिए कि CH3COOH जो है ये एसिड है, ये एसिड है। तो ये एसिड है तो क्या करेगा, एक H+ जो है यहाँ से निकल जाएगा, एक H+ हो जाएगा। H+ देने वाला एसिड होता है, तो क्या हो जाएगा, CH3COOH निकल गया तो O पे यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये एसिड है, तो ये क्या चीज़ है, ये कंजुगेट बेस है,
ये अम्ल है तो ये क्या चीज़ है, ये संयुग्मी क्षारक है। ठीक है, समझ गए आप कि H यहाँ से निकल गया तो CO पे माइनस आ गया। आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है सर कार्बन यहाँ जो हाइड्रोजन है इसको क्यों नहीं हटाए, इसको इसीलिए नहीं हटाए कि हाइड्रोजन वहीं से हटेगा, हाइड्रोजन वहीं से निकलता है एसिड से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, कार्बन कम है इसीलिए यहाँ से नहीं हट रहा है, वो सब खैर बात की बात है। तो H+ क्या हो गया, एक प्रोटॉन यहाँ से निकल गया तो CH3COO- ये बन गया कंजुगेट बेस, किससे, एसिड से। उसी तरह मान के चलो कि OH- कोई बेस है तो ये क्या करेगा, ये H+ को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, एक H+ को लेगा, अगर क्षारक है तो H+ को ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, OH- और H+ मिलकर बन जाएगा H2O। तो ये यदि आपका क्षारक की तरह कार्य कर रहा है तो ये क्या होगा, ये आपका होगा संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल होगा। समझ गए आप लोग। तो कहने का मतलब है कि एसिड बेस जो है वो पेयर में यानी कि जोड़ा में उपलब्ध होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। तो ये भी जो है ब्रोंस्टेड लॉरी जो है वो पिछले बातों को गलत नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि पीछे जो आया वो सब गलत है, ये कर रहा है हाँ बेस तो H+ लेता है और एसिड H+ देता है, ठीक है, हमको कोई इसमें शंका नहीं है। बेस जो है वो H+ लेता है और अम्ल जो है वो H+ देता है, इसमें हमको कोई भी शंका नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें एक चीज़ और जोड़ दिया कि जो बेस है वो H+ लेने के बाद कंजुगेट एसिड बनाता है और जो एसिड है वो H+ देने के बाद कंजुगेट बेस का निर्माण करता है, यानी ये संयुग्मी होते हैं, कभी भी अकेले नहीं होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो चलिए अब यहाँ से फिर से हम अपने अगले टॉपिक यानी कि हम जो पढ़ रहे थे अभी अल्कोहल फिनॉल के अम्लीयता के बारे में, फिर से हम लोग उठकर वहीं चलते हैं। ये आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दिया गया ताकि आपको, क्योंकि ये अम्ल और क्षार वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इस चैप्टर में नहीं, पूरा का पूरा केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे की ओर फिर से प्रस्थान करेंगे। चलिए भाई, तो हो गया यहाँ तक आपका। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल यानी कि अम्ल जो है अल्कोहल और फिनॉल के अम्लीयता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें पहला चीज़ मैंने आपको बताया कि ये दोनों अम्ल हैं तो ये दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट था एसिडिटी को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि इनडायरेक्ट वे में। अब डायरेक्ट वे की हम बात करते हैं, डायरेक्ट तरीका से। तो डायरेक्ट तरीका से ये लीजिए, हम दूसरे नंबर पर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल में पहला नंबर दिए थे, ये दूसरा नंबर है कि अल्कोहल की अम्लीयता, अल्कोहल की अम्लीयता। डायरेक्ट हम इसकी बात करेंगे, डायरेक्ट अल्कोहल की अम्लीयता की बात करते हैं। तो देखिए अल्कोहल की अम्लीयता की जब बात की जाती है तो अल्कोहल एक ब्रोंस्टेड अम्ल है, यानी कि ब्रोंस्टेड एसिड है। अल्कोहल जो है ब्रोंस्टेड एसिड भी है। तो अल्कोहल जब ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये क्या कर सकता है आपका, ये H+ देकर मतलब कि युग्म में हो सकता है, जैसा अभी आपको तुरंत मैंने बताया था। तो देखिए कि अम्लीयता का कारण क्या होता है, अल्कोहल और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट वो तो बात की बात है, लेकिन अल्कोहल जो अम्ल है उसका कारण क्या होता है कि ये ROH बॉन्ड होता है। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बात करेंगे, क्योंकि यही हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ से मुक्त होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। तो देखिए अम्लता का कारण है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंधन में क्या होता है, ध्रुवता होता है। ध्रुवता कैसे होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करता है इस तरह से इलेक्ट्रॉन इससे छीनने का प्रयास हमेशा इसके प्रयास में रहता है। तो हाइड्रोजन पर क्या होता है इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना रहता है। ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होने के कारण हमेशा इससे इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करता है और फाइनली ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा यहाँ से जब छीन लेता है हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाता है और ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता है। तो ये जो ध्रुवता है, ये जो पोलैरिटी है, जो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचा चला जा रहा है, इस ध्रुवता के कारण जो है अल्कोहल में एसिडिटी होता है, मतलब ये अम्लीय कैरेक्टर को लक्षण को शो करता है।
ठीक है, चलिए ये तो बात आप जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर नोट करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर लिखने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि अल्कोहल की जो अम्लीयता होती है, अल्कोहल की जो अम्लीयता होती है, ये किस किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो अल्कोहल की जो अम्लीयता होती है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह और इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह और इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह, इस दोनों पर निर्भर करता है। तो अल्कोहल की अम्लीयता जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है किसके? EDG के। और सॉरी, अल्कोहल की अम्लता जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है EDG के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EWG के। ठीक है, EWG के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये बात आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी कि ये EDG क्या होता है, EWG क्या होता है। देखिए EDG जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और EWG जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है। और EWG जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। तो देखिए अल्कोहल की अम्लता, यदि अल्कोहल में कोई EDG लगा हुआ हो, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप लगा हुआ हो, तो अल्कोहल की अम्लता घट जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह यदि लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की अम्लता घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला यदि लगा हुआ है तो अल्कोहल की अम्लता बढ़ जाती है। तो चलिए, आपको ऐसे ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन के रूप में देता हूँ, आपसे पूछ सकता है। देखिए CH2OH ये एक अल्कोहल है, RCH2OH। उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CHOH। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक और हाइड्रोजन को हटा के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को भी हटा के यहाँ पर हम 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तीनों ही केस में यदि देखेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इस तीनों ही केस में हम जब देखते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि कौन अच्छा एसिड है, अच्छा अम्ल कौन सा है। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम लोग। तो देखिए जो एल्काइल समूह होता है, एल्काइल समूह जो होता है, एल्काइल समूह तो जानते ही होंगे आप लोग, क्या होता है वो CH3 C2H5 C3H7 C4H C3H7, 3 दूना 6 1 7, 4 दूना 8 1 9, C4H9, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये सभी के सभी एल्काइल समूह जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह रहेगा तो अल्कोहल की अम्लता घट जाएगी। कैसे, तो प्रूव करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एसिड है, H+ है, तो H+ निकाल देगा अपना, H+ निकाल दिया, गायब हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, जब माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया तो ये जो CH2 है ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है। ये अल्काइल समूह भी क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, किसको, O- को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देखिए O पे माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन और इसको दिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है तो क्या दे रहा है भाई, माइनस चार्ज ही दे रहा है। पहले से माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज देकर क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज का यानी कि निगेटिव चार्ज का, है ना, ऋणात्मक आवेश का घनत्व बढ़ा रहा है। तो घनत्व बढ़ने के कारण ये क्या हो जाता है, इसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा एक बात आपको मैं बताना भूल गया, तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए। ठीक है, कैसे, तो देखिए आप जैसे मैंने आपको बताया था CH3COOH बताया था। ठीक है, ये एसिड है और इससे H+ निकल गया तो CH3COO- हो गया। ये कंजुगेट बेस है।
तो देखिए एसिडिक कैरेक्टर पता करने के लिए क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे, यदि अम्लीय गुण को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिड है उससे हम क्या करेंगे, H+ को निकाल देंगे। अगर बोलेगा इस तरह का क्वेश्चन की कंपेयर कीजिए तो एसिड है तो H+ को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। अब इस कंजुगेट बेस का हम क्या पता कर लेंगे, स्टेबिलिटी पता कर लेंगे, यानी कि स्थिरता पता कर लेंगे। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब जिस एसिड का अम्ल का संयुग्मी क्षारक कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो अम्ल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बताइए, वो अम्ल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वो अम्ल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी से, संयुग्मी क्षारक के स्टेबिलिटी से हम पता कर सकते हैं कि ये अम्ल जो है ये कितना प्रबल है। तो H+ को निकाल देंगे और इसका हम कंपेयर करेंगे। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि H+ को निकाल दिया तो ये क्या बन गया, ये कंजुगेट बेस बन गया। अब इसके स्टेबिलिटी को हम देखेंगे, इसमें से भी H+ को निकाल दिया तो ये कंजुगेट बेस बन गया, इसमें से भी H+ को निकाल दिया तो ये कंजुगेट बेस बन गया, संयुग्मी क्षारक बन गया। सब एसिड से H+ निकालने पर क्या बनता है, संयुग्मी क्षारक बनता है। सब जगह H+ निकाल दिया, संयुग्मी क्षारक बन गया। अब इन सब का स्टेबिलिटी हम पता करेंगे। तो स्टेबिलिटी जब आप इस कंजुगेट बेस का पता कीजिएगा तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अल्काइल समूह जो है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है। इलेक्ट्रॉन देने से क्या प्रभाव पड़ रहा है कि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे देकर माइनस चार्ज और बढ़ा रहा है। तो ये स्टेबल नहीं कर रहा है, ये बर्बाद कर रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है। इस बात को समझिए। कोई भी जो एटम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होगा, सबसे ज़्यादा स्थिर कब होगा, जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी आवेश नहीं होगा। माइंड में सेट कर लीजिए, कोई भी जो एटम है वो न्यूट्रल रहना चाहता है। तो जब उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा तो वो बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दे के तुम क्या कर रहे हो, और माइनस चार्ज को बढ़ा रहे हो। तो इसको स्टेबल कर रहे हो, नहीं, इसको बर्बाद कर रहे हो, इसका स्टेबिलिटी घट रहा है। लेकिन यदि इसी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होता और तब इसको हम इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करते, तो प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि माइनस। वैसे आप ये भी देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो माइनस चार्ज है, तो माइनस प्लस पहले से है, माइनस दे रहे हैं, तो प्लस माइनस दे के क्या करेंगे, इसको हम न्यूट्रल बना रहे हैं। तो न्यूट्रल तो सबसे ज़्यादा होता है स्टेबल। तो प्लस चार्ज यदि रहता तब इलेक्ट्रॉन देते हम, तब कहानी कुछ और होती। लेकिन यदि माइनस चार्ज है और तब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसको अनस्टेबल कर रहे हैं। लेकिन यदि इस पर जो है, समझिएगा, बोर होने का काम नहीं है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, बस पढ़ना है, बोर होने वाला काम यहाँ पर कहीं नहीं है। तो आप तो जानते ही हैं कि कंजुगेट बेस में तो हर एक जगह माइनस चार्ज आएगा ही, H+ निकलेगा तो माइनस चार्ज तो आएगा ही, है ना। प्लस चार्ज तो रहेगा नहीं वहाँ पर, वहाँ तो माइनस चार्ज रहेगा। और हम देंगे उसको क्या चीज़ देंगे, इलेक्ट्रॉन, और लेंगे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो देंगे या दूसरा चीज़ तो देंगे, लेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ही देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इस पर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देकर हम क्या कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, माइनस चार्ज और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। लेकिन यदि इससे हम इलेक्ट्रॉन को खींच ले, इससे हम इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दे, तो इस पर जो ये माइनस चार्ज है ये धीरे 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 कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे, माइनस चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है, प्लस चार्ज आता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर धीरे धीरे प्लस चार्ज आ रहा है, पहले से माइनस चार्ज था, तो धीरे 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 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो माइनस चार्ज पहले से है और माइनस चार्ज बढ़ा के इसको क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। तो इसीलिए जो EWG ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन घनत्व को और ज़्यादा बढ़ा देता है कंजुगेट बेस पर, जिससे ये कंजुगेट बेस अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण अम्लीयता घट जाती है। लेकिन EWG ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, खींचकर कंजुगेट बेस को क्या कर देता है, इसको स्टेबल बनाता है, और जितना ज़्यादा स्टेबल बनाएगा उतना अच्छा, उतना प्रबल जो है अम्ल होगा। तो बिल्कुल कोई लफड़ा में न पड़ते हुए सीधी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, घोर अन्याय कर रहा है, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस केस में देख लीजिए आप कि सबसे अच्छा एसिड जो है वो ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। क्यों सबसे अच्छा एसिड ये होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन कर रहा है, कौन कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, अस्थिर है,
क्योंकि माइनस चार्ज पर ये तीनों तरफ से माइनस देके और बढ़ा रहा है, ये थोड़ा कम बढ़ा रहा है, ये थोड़ा कम बढ़ा रहा है। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्टेबल, उतना ही ज़्यादा अच्छा एसिड। तो यानी कि ये जो एसिड था आपका ये सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड है, ये उससे कम, ये उससे कम। ठीक है, एक बात ये देख लीजिए, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल था, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल था, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल था, क्योंकि तीनों तरफ से R से लगा हुआ है, दो तरफ से एक तरफ से। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, मतलब 3 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इस क्रम में एल्कोहल की एसिडिटी होती है, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद आप ये याद रखेंगे, पूरा ले लपाट में नहीं पढ़ना है, सीधा EWG और EDG को देख लेना है। EDG लगा हुआ है तो अम्लीयता घट रहा है, EWG लगा हुआ है तो अम्लीयता बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समझ गए आप लोग कि जो ये मान के चलिए कि कोई एटम है, एटम पे अगर न्यूट्रल हो, कोई भी चार्ज नहीं हो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। ठीक है, और एटम पे या तो माइनस हो सकता है, एटम पे या तो प्लस हो सकता है। तो इसको भाई हम इलेक्ट्रॉन जब दे रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन देकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज को बढ़ा रहे हैं, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होके ये ऐसा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यदि निकालेंगे, इस पर यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालने लगेंगे तो इस पर प्लस चार्ज जो है और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, इस एटम में प्लस चार्ज बढ़ने लगेगा, न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होकर स्टेबल हो जाएगा। ये कोई एटम है, इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व हम और ज़्यादा बढ़ाकर इसको क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। लेकिन जब हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इस पर क्या प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो अंत में फाइनली क्या होगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रल होके फिर ये न्यूट्रल बन जाएगा, तो ये ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्लस चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबल बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो अनस्टेबल बनाएंगे। स्टेबल तो न्यूट्रल वाला है ही, माइनस वाले को हम यदि इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसको अनस्टेबल बनाते हैं, और माइनस वाले से इलेक्ट्रॉन यदि हम निकालते हैं तो उसको हम स्टेबल बनाते हैं। ये पॉइंट एकदम बच्चा वाला चीज़ है, एकदम एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो चलिए, तो आपको बस इतना कर लेना है, कंजुगेट बेस H+ निकाल कर कंजुगेट बेस बनेगा, उसका आपको क्या कर लेना है, स्टेबिलिटी पता कर लेना है भाई। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक हो गई आपकी बात। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, ये तो आप समझ गए। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल जल से दुर्बल अम्ल होता है। एल्कोहल जल से दुर्बल अम्ल होता है, एल्कोहल जो है वो जल से दुर्बल अम्ल होता है, यानी ये ROH और ये H2O, ROH H2O ये दुर्बल अम्ल है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये प्रबल अम्ल है, ये स्ट्रॉन्ग जो है मतलब दुर्बल अम्ल है। ऐसा क्यों है, तो देखिए ROH आपको बताए थे, एसिड बेस रिएक्शन जो है वो क्या उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। तो ROH है, ठीक है, ये है, यहाँ से हम H+ को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RO- हो जाएगा, इस एसिड से ये कंजुगेट बेस बन गया। ठीक है, और H2O की बात कीजिए, H2O की बात कीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, H+ को निकालेंगे तो यहाँ पर OH- हो जाएगा, ये एसिड है और ये कंजुगेट बेस है, ये एसिड है और ये कंजुगेट बेस है। ठीक है, तो देखिए इस कंजुगेट बेस को देखिए और इस कंजुगेट बेस को देखिए, यहाँ से आप पता कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप पता कीजिए, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, अल्काइल समूह है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा के इसके स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो किसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, वाटर का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। तो जिसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड, यानी कि वो एसिड ज़्यादा अच्छा होगा, है
कंजुगेट बेस से पता करते हैं। कंजुगेट बेस इसका ज़्यादा स्टेबल है तो ये एसिड ज़्यादा अच्छा है। इसका कंजुगेट बेस क्या है? इसका जो ये कंजुगेट बेस है इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसके स्टेबिलिटी को घटाया जा रहा है अल्कोहल का कंजुगेट बेस को, इसीलिए ये कम यानी कि ये दुर्बल अम्ल है किससे? जल से। तो ये पॉइंट इज टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यानी इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद करके रख लेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ हो गया। तो एल्कोहल ब्रोस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं। ब्रोस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं। ये बात भी आपको जो है बिल्कुल याद रख लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो समझ गए आप यहाँ से हर एक चीज़ों को समझ गए, अल्कोहल की अम्लीयता को समझ गए, हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब आगे जो है हमको पढ़ना है फिनॉल की अम्लीयता। ठीक है, तो फिनॉल की अम्लीयता मैं आपको अब अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तब तक जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्लास में मैं आऊँगा तो फिनॉल की अम्लीयता पढ़ाऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा। चलिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।